नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज ये अपना त्रिकोणमिति पर 15वां लेक्चर है और इसमें हम जटिल त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करना सीखेंगे। पिछले लेक्चर में अपन ने सरल त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करना सीखा था। मैंने वहां पर आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय समीकरणें दो प्रकार की होती है, सरल त्रिकोणमितीय समीकरणें और जटिल त्रिकोणमितीय समीकरणें। तो एक प्रकार तो अपन ने कल पढ़ लिया था और दूसरा प्रकार है जटिल त्रिकोणमितीय समीकरणें, जिनको हम आज पढ़ने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, 15-20 मिनट का समय लगेगा। दो ही रूप हमें पढ़ने हैं जटिल त्रिकोणमितीय समीकरणों में, वही हमारे काम आते हैं। तो हेडिंग डालोगे आप जटिल त्रिकोणमितीय समीकरण। जटिल त्रिकोणमितीय समीकरण, और इसमें हमें दो रूप पढ़ने हैं। कौन से दो रूप हैं, लिखता हूं मैं उन्हें एक बार। पहला जो रूप है वो है इसमें a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c रूप, और दूसरा रूप है द्विघात रूप। भाई, जटिल समीकरण, जटिल त्रिकोणमितीय समीकरणें जो होती हैं वो कई प्रकार की हो सकती हैं। जो हमारे काम आएगी वो दो प्रकार की हैं। पहली a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c रूप। ये कहां पर काम में आएगी? जब हम SHM और तरंगे चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 11th में, वहां पर ये काम में आएगी। और दूसरा रूप द्विघात समीकरण। अब इन समीकरणों को हम पहचानेंगे कैसे और कैसे हल किया जाता है, तो इन दोनों के अपन दो दो एग्जाम्पल लेंगे और उनको हल करेंगे। दोनों ही समीकरणों को हल करने का एक निश्चित पैटर्न है। पहली वाली समीकरण को हल करने का एक अलग पैटर्न है, दूसरी वाली समीकरण को हल करने का एक अलग पैटर्न है। दोनों तरीकों को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c रूप। तो अब आप हेडिंग डालोगे a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c रूप। a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c रूप। और दोनों ही जो प्रकार हैं, इनमें हम दो दो एग्जाम्पल करने वाले हैं और इनका एक निश्चित पैटर्न है। तो समझते हैं उसे। मैं एग्जाम्पल लेता हूं इनके। इसमें जो पहला एग्जाम्पल है वो है साइन एक्स प्लस कोसेक्स इज इक्वल टू एक। हल कर लेते हैं इसे अपन पहले, फिर दूसरा एग्जाम्पल जो है इसका वो लेते हैं। यहां पर सबसे पहले तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये समीकरण इस रूप वाली समीकरण है। भाई, यहां पर a का जो मान है वो एक है, b का जो मान है वो एक है और c का मान एक है। a का मान एक, b का मान एक, c का मान एक। तो ये जो समीकरण है वो इस रूप वाली समीकरण है। सबसे पहले आपको समीकरण पहचाननी आनी चाहिए, उसके बाद इसे हल करने का क्या तरीका है वो अभी मैं सिखाने वाला हूं। अब हमें क्या करना है, जब हमें पता चल गया है कि ये जो समीकरण है वो इस रूप वाली समीकरण है, सबसे पहले हमें साइन एक्स के गुणांक और कोस एक्स के गुणांक के वर्गों का योग करना है और उसका वर्गमूल लेना है। यहां पर मैं लिख देता हूं। सबसे पहले हमें साइन एक्स व कोस एक्स के गुणांकों के वर्गों का, गुणांकों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल लेना है और
जो मान आए इसे मैं आर नाम दे देता हूं, और जो मान आए उससे पूरी समीकरण को भाग देना है। उससे पूरी समीकरण तो पहला तो काम होगा, जब समीकरण हमारे पास आ जाएगी तो हम उसे पहचानेंगे कि ये ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स इज इक्वल टू सी रूप वाली समीकरण है। अब उस समीकरण को हल कैसे करना है, तो उसका पहला स्टेप है आपको साइन एक्स और कोस एक्स के गुणांकों के वर्गों के योग का वर्गमूल लेना है। तो यहां पर आप आर निकालोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन एक्स का गुणांक, ये कोस एक्स का गुणांक, दोनों का वर्ग, उसका योग किया और वर्गमूल ले लिया। यहां पर आप मान रखोगे, ए और बी के मान आपने यहां पर निकाले हैं, ए का मान 1 है, बी का मान 1। यहां पर आप मान रखोगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट 1 प्लस 1 और ये रूट 2। अब जो मान आया है उससे पूरी समीकरण को भाग देना है। 1/√2 साइन एक्स, इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, साइन एक्स बटे रूट 2 है, मैंने इसे 1/√2 करके लिख दिया। और इसे आप लिखोगे 1/√2 कोस एक्स, और एक में जब आप रूट 2 का भाग दोगे तो 1/√2। अच्छा, इस तरीके से मैंने इसे क्यों लिखा है, क्योंकि हमने कोण योग सूत्र लिखा है। तो अगला स्टेप इसे हल करने का यही है कि हम इस समीकरण को कोण योग फॉर्मूले के रूप में लिखे। यहां पर यदि आप ध्यान दोगे तो 1/√2 और 1/√2 को आप साइन में और कोस में लिख सकते हो। साइन का फॉर्मूला आप जानते हो कोण योग सूत्र के रूप में, साइन एक्स प्लस वाई बराबर होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। किसी भी तरह के कोण योग सूत्र के रूप में आप इसे बना सकते हो। तो यहां पर ये साइन एक्स प्लस वाई के रूप में बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। इसे अपन कोस के रूप में बना लेंगे, इसे साइन के रूप में बना लेंगे। किस तरीके से हम कर सकते हैं भाई, 1/√2 का मान कोस में क्या होता है, या कोस में कौन से थीटा का मान 1/√2 होता है। तो कोस π/4 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और ये साइन एक्स एज इट इज। यहां पर हम इसे साइन के रूप में लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में साइन और कोस गुणनफल में है। और कोस में, सॉरी, साइन में अपन जानते हैं साइन π/4 का मान 1/√2 होता है। ये कोस एक्स और 1/√2। अच्छा, यहां पर आप स्टेप लिख सकते हो, मैं लिख ही देता हूं उसे। कोण योग सूत्र के रूप में बदलेंगे। तो पहला स्टेप, आप आर का मान निकालोगे और आर का पूरी समीकरण में भाग दोगे। अब इसे कोण योग सूत्र के रूप में बदलेंगे, और यही तरीका रहने वाला है। इस तरह की समीकरण जब हमारे पास आएगी तो इसी तरीके से हल होगी। तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए। अब आप इसे लिख सकते हो कोस π/4 और ये साइन एक्स प्लस, इसे आप साइन π/4 कोस एक्स, और इसे आप अभी के लिए 1/√2 रहने दो। इसे अपन इस फॉर्मूले के रूप में लिख लेते हैं। पहले साइन एक्स लिख लेंगे, साइन एक्स, और कोस वाले पद को बाद में। यहां पर कोस वाले पद को पहले और साइन वाले पद को बाद में। इसे आप साइन वाले पद के रूप में ही लिखो, क्योंकि यहां पर अपन जानते हैं ये साइन एक्स प्लस वाई के रूप में बन जाएगा ये,
और इधर भी यदि साइन होगा तो तुलना करके हम साइन को हटा सकते हैं। यदि कोस लोगे तो यहां पर फिर वो हटेगा नहीं, तो यहां पर आप इसे साइन पाई बाई 4 लोगे। इसे आप लिखोगे साइन x प्लस वाई। x का मान तो x है और y का मान है पाई बाई 4। ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4। यदि आप यहां पर कोस लोगे तो फिर यहां पर दिक्कत आएगी। यदि इधर कोस वाला फॉर्मूला बने तो आपको यहां पर कोस लेना है, अन्यथा यदि साइन वाला पद है यहां पर तो यहां पर भी आपको साइन में ही बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमें यहां पर x प्लस जो भी यहां पर कोण आएगा इस साइन के साथ उसका मान हमें चाहिए। साइन को यहां से आप हटा सकते हो तुलना करके, तो यहां पर हमें x प्लस पाई बाई 4, सबसे पहले तो यहां पर थीटा का मान हमारे पास आ चुका है, थीटा बराबर पाई बाई 4। पिछले लेक्चर में मैंने आपको साइन एक्स प्लस साइन थीटा वाले समीकरण में x का क्या क्या मान होगा वो मैंने आपको लिखवाया था। इसका सूत्र वो होता है x बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n थीटा। अब यदि आप यहां पर देखोगे तो ये समीकरण एक सरल समीकरण के रूप में बन चुकी है। इसे आप साइन कुछ भी नाम दे दो, इसे x तो यहां पर है, मैं इसे y दे रहा हूं, साइन y बराबर साइन थीटा। ये इस रूप में बन चुकी है। यहां पर ये जो समीकरण है वो इस रूप में बन चुकी है। अब इसके लिए अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो इस समीकरण में भी अपन यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर कोण का मान x था तो अपन ने x लिखा था, यहां पर कोण का मान x प्लस पाई बाई 4 है, तो हमें यहां पर x प्लस पाई बाई 4 लिखना होगा x की जगह। और थीटा का मान पाई बाई 4 है तो थीटा की जगह पाई बाई 4 आप यहां पर रख दोगे। तो करता हूं मैं इससे आगे। इसे भी आप लिख ही लो यहां पर चाहो तो, साइन एक्स बराबर साइन थीटा, और इसके लिए आप जानते हो x का मान एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n थीटा होता है। और अब यहां पर आप लिखो x प्लस पाई बाई 4। ऐसा होता है इसलिए अपन लिख सकते हैं x प्लस पाई बाई 4, और यहां पर थीटा का मान आपको पाई बाई 4 रखना है, तो ये n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n थीटा का मान पाई बाई 4 जो कि यहां पर आया है। तो अब तक मैंने आपको क्या क्या समझाया। सबसे पहले कोई भी जटिल त्रिकोणमितीय समीकरण आएगी आपको पहचानना है कि वो कौन से रूप की समीकरण है। यहां पर आपने पहचान लिया कि ये a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c रूप वाली समीकरण है। अब इस तरह की समीकरणों को हल करने का एक फिक्स पैटर्न होता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें sin x और cos x के गुणांकों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल लेना है। कुल मिलाकर हमें r निकालना है जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। यहां पर रूट 2 आ चुका हमारे पास। अब हम इस समीकरण को जो कोण योग सूत्र अपन ने लिखे हैं उसके रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं हम यहां पर आप देखोगे ये योग के रूप में है। यदि हम इसे गुणा के रूप में बना ले जो कि अपन ने यहां पर बनाया, तो लास्ट में हम तुलना करके यहां से इसे हटा सकते हैं। भाई हमें सरल त्रिकोणमितीय समीकरण ने अपन ने पढ़ रखी है। कुछ नहीं कर रहे हम केवल सरल त्रिकोणमितीय समीकरणों को जानते हैं और उनके लिए फॉर्मूले अपन ने बना रखे हैं। साइन वाले के लिए अपन ने बना रखा है, जब समीकरण इस तरीके से आती हैं साइन एक्स बराबर साइन थीटा, तो इस समीकरण में x का मान एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n थीटा होता है, ये हम जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस जटिल समीकरण को इसी रूप में लाने की कोशिश करते हैं। और यहां पर आप देख सकते हो इसे अपन ने लाया भी। यहां पर कोण x है तो यहां पर x प्लस पाई बाई 4 है, यहां पर x था तो अपन ने x रखा यहां पर, और यहां पर x प्लस पाई बाई 4 है तो अपन ने यहां पर x प्लस पाई बाई 4 रखा।
इस फॉर्मूले का पैटर्न आपको वहीं रखना है, x बराबर एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन थीटा। यहां पर जो आता है साइन के साथ उसे आप यहां पर लिखोगे, यहां पर x था तो x लिखा, यहां पर x प्लस पाई बाई फोर है तो x प्लस पाई बाई फोर आपको लिखना होगा, और थीटा का मान जो कि यहां पर पाई बाई फोर है आपने इसी फॉर्मूले में रख दिया। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर केवल यदि आप x रख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात है जिसे आपको ध्यान रखना होगा। और अब आपको n के मान रखने हैं, और जो भी पूछा आपसे व्यापक हल तो आपको यहां से मिल ही जाएगा। व्यापक हल वो तो x का मान आपको निकालना है n पाई प्लस माइनस वन की पावर n पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर। तो ये तो हो जाएंगे व्यापक हल का फॉर्मूला। अब मुख्य हल आपको बताना है, मुख्य हल भी आपसे पूछा है, और मुख्य हल आप जानते हो जीरो से लेकर के टू पाई के बीच के जो भी कोण होते हैं वो मुख्य हल कहलाते हैं। तो इसमें आप n का मान रखोगे और x का मान जीरो से टू पाई के बीच में जो जो आएंगे वो इस समीकरण के मुख्य हल होंगे। तो रख लेते हैं यहां पर। सबसे पहले हम n का मान जीरो रख लेते हैं। जीरो यदि हम रखेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर n का मान जीरो रखोगे तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा n से गुणा होकर के, प्लस माइनस वन की पावर जीरो पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर। किसी की भी पावर जीरो हो उसका मान एक होता है, तो ये हो जाएगा पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर, पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर। तो पहला जो मुख्य हल होगा वो होगा जीरो। दूसरा n का मान आप रखोगे एक, अच्छा यहां पर जीरो आया है ये एक मुख्य हल है, क्योंकि कई मान आएंगे जो जीरो से टू पाई के बीच में नहीं आएंगे वो मुख्य हल नहीं होंगे। तो n का मान एक रख करके देख लेते हैं हम। n बराबर एक रखने पर रखो इस फॉर्मूले में n बराबर एक, x बराबर ये तो पाई हो जाएगा प्लस माइनस वन वन पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर। और यहां पर इसे आप हल करोगे तो ये पाई ये माइनस का पाई बाई फोर हो जाएगा, और ये भी माइनस का पाई बाई फोर। इसे तो मैं पाई लिख देता हूं, और इसे आप देखोगे तो माइनस पाई बाई फोर और माइनस पाई बाई फोर दो बार माइनस का पाई बाई फोर है, तो ये दो माइनस पाई बाई फोर होगा। माइनस का एक पाई बाई फोर और माइनस का एक पाई बाई फोर, माइनस का दो पाई बाई फोर। तो यहां से आप इसे काटोगे तो ये माइनस का पाई बाई टू बन जाएगा, तो ये माइनस पाई बाई टू, और यहां से ये आ जाएगा पाई बाई टू। क्या पाई बाई टू जीरो और टू पाई के बीच है? यदि है तो ये भी एक मुख्य हल होगा। तीसरा n बराबर दो रख लेते हैं। दो रखोगे टू पाई हो जाएगा प्लस माइनस वन, एन का मान दो, पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर, टू पाई प्लस पाई बाई फोर। भाई माइनस एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, तो ये प्लस का पाई बाई फोर और ये माइनस पाई बाई फोर, तो ये टू पाई आ जाएगा। और टू पाई जो है वो भी एक मुख्य हल होगा, क्योंकि जीरो से लेकर के टू पाई तक मुख्य हल होते हैं। बाकी जीरो से छोटा यदि कोई कोण आए या फिर टू पाई से बड़ा वो मुख्य हल नहीं होगा। n बराबर
3 रखने पर x बराबर 3 पाई प्लस -1 की पावर 3 पाई/4 माइनस पाई/4, तो ये आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई/4 और ये -पाई/4। -1 की पावर 3, ये तो समझ आ रहा है ना, -1 की पावर 3 जो है वो माइनस का 1 होगा। भाई आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, -1 -1 -1, ये माइनस और माइनस गुणा होकर के प्लस हो जाएगा और प्लस और माइनस गुणा होकर के माइनस। तो यहां से यदि आप इसे हल करोगे तो फिर से आपको 3 पाई में से पाई/2 घटाना होगा। ये 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 5 पाई/2, और 5 पाई/2 जो है वो 2 पाई से ज्यादा होता है, तो ये मुख्य हल नहीं होगा। तो 5 पाई/2 मुख्य हल नहीं होगा। और यदि n का मान आप 4 रखोगे, 5 रखोगे, तो भी जो मान आएंगे वो मुख्य हल नहीं होंगे। आप रख करके देख लेना। बाकी यहां पर से ही आपको दिख रहा है ये 3 पाई में कुछ ऐड हो रहा है, तो 2 पाई से तो ज्यादा ही आएगा। अब यहां पर अपन माइनस में भी एक दो मान रख करके देख लेते हैं। n बराबर -1 रखने पर रखो -1, x बराबर माइनस का पाई प्लस -1 की पावर -1 पाई/4 माइनस पाई/4, माइनस का पाई, माइनस से 1 की पावर -1, माइनस का 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा -पाई/4 और -पाई/4। यहां से तो आप देख रहे हो ये तीनों ही टर्म्स जो है वो माइनस में है, और हम जानते हैं मुख्य हल माइनस में नहीं हो सकता, पॉजिटिव होता है 0 से 2 पाई तक। तो यहां से जो भी आंसर आएगा वो मुख्य हल नहीं होगा। इसी तरीके से आप n बराबर -2 रख के देख लेना, n बराबर -3 रख के देख लेना। इसके जो मुख्य हल आएंगे वो ये 3 ही होंगे जो अपन ने ऊपर निकाल लिए। तो यहां पर आप लिखोगे, आप चेक कर सकते हो, n बराबर -2 -3 जो भी मान बचे हुए उनको रख करके। अतः मुख्य हल और क्या क्या होंगे उनको इस तरीके से आपको लिखना होता है इस कोष्टक में। एक तो 0 होगा, एक पाई/2 होगा और एक होगा 2 पाई। तो इस तरीके से यदि हमारे पास a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c रूप वाली समीकरण आती है, तो ये तरीका होता है इसे हल करने का। एक और एग्जांपल हम लेंगे इसी तरह की समीकरण पर, और उसको भी हम एज इट इज जो स्टेप्स अपन ने काम में लिए उसी तरीके से हल करेंगे। तो देखते हैं उसे। इसमें दूसरा जो एग्जाम्पल है वो था √3 sin x प्लस cos x प्लस cos x इज इक्वल टू √2। सबसे पहले समीकरण आते ही हमारा काम होता है उस समीकरण को पहचानना कि कौन से प्रकार की समीकरण है। यहां पर आप देखोगे तो ये a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c रूप वाली समीकरण है। अब आप रखोगे यहां पर a का मान √3 है, b का मान 1 है और c का मान है √2। ये मान आप निकालोगे। अब क्या करोगे, r का मान आप निकालोगे। r आप जानते हो वो होता है √a² प्लस b² का वर्गमूल।
ए और बी के मान आपने यहां से पता कर रखे हैं, मान रखोगे आप यहां पर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसे आप हल करते हो तो ये आ जाएगा 3 + 1 बराबर √4, और यहां से आपको 2 मिल जाएगा। अब आपको जो भी आर का मान आया है उससे पूरी समीकरण को भाग देना है। भाई तरीका जो है वो सेम है इस तरह की समीकरणों के लिए, वही कर रहे हैं जो पिछले उदाहरण में अपन ने किया था। 2 का भाग देंगे अब यहां पर, 2 से भाग देने पर तो ये हो जाएगा √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x इज इक्वल टू √2/2। अब फिर से आपको कोण योग सूत्र आपने पढ़ रखे हैं उसी रूप में हमें बनाना है, और दोनों तरफ समान त्रिकोणमितीय फलन आना चाहिए, क्योंकि तुलना करके हम जो सरल त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़ रखी है उस रूप में हम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला अपन वहीं पर जानते हैं, उसी फॉर्मूले से अपन हल करेंगे, तो उस रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। साइन एक्स है कोस एक्स है, तो इस तरफ हमें कोस एक्स की टर्म चाहिए और इस तरफ हमें साइन एक्स की टर्म चाहिए। तो √3/2 अपन जानते हैं कोस π/6 का होता है, और ये हो जाएगा साइन एक्स। साइन में 1/2 साइन π/6 का मान होता है, ये कोस एक्स बराबर, और ये √2/2 को आप 1/√2 लिख सकते हो। भाई इसे आप ऊपर नीचे √2 और √2 से गुणा कर सकते हो। यहां से ये √2 और √2 2 बन जाएगा, 2 से ये 2 कटेगा तो ये 1/√2। अब इसे फॉर्मूले के रूप में अपन लिख लेते हैं साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, और क्योंकि हम जानते हैं ये साइन के फॉर्मूले के रूप में बनेगा तो इधर भी अपन साइन ही रख लेते हैं। साइन और 1/√2 हम जानते हैं 45 डिग्री का होता है π/4। यहां से आप लिख दोगे साइन x प्लस π/6, और ये हो जाएगा साइन π/4। तो यहां से तो आपको थीटा का मान मिल चुका है कि थीटा जो है वो π/4 है, और समीकरण आप जानते हो, चाहो तो आप इसे भी समीकरण लिख लो यहां पर भी, या फिर हम जानते हैं जब समीकरण हमारे पास आती हैं साइन एक्स बराबर साइन थीटा, इस तरह के फॉर्मेट की समीकरण आती हैं, तो उसमें एक्स का मान क्या क्या हो सकता है, n प्लस -1 की पावर n थीटा, ये मान हो सकते हैं। n के मान अलग अलग आप रख सकते हो। n क्या है यहाँ पर, इंटीजर। भाई n का मान यहाँ पर आप 0 रख सकते हो, +-1 रख सकते हो, +-2 रख सकते हो, +-3, और इसी तरीके से चलता जाएगा। तो इस फॉर्मेट में अपन ने इस समीकरण को ले आया है। यहां पर x था तो x रखा अपन ने, और थीटा का मान यहां पर अपन ने रख दिया। यहां पर x प्लस π/6 है तो आप लिखोगे x प्लस π/6 बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n, और थीटा का मान आपको यहां से π/4। π/6 को आप इधर भेज दोगे। हमें तो x के मान चाहिए कि x के कौन कौन से मान पर ये जो समीकरण है वो संतुष्ट होगी। तो यहां से आप x बराबर n पाई प्लस -1 इज इक्वल टू n π/4 माइनस π/6। तो इस तरीके से आप व्यापक हल निकाल सकते हो इस समीकरण का। यदि मुख्य हल आपको निकालना हो, कुछ नहीं करना, n के मान रखते जाना आपको, और केवल यह देखना है कि कौन कौन से x के मान 0 से 2π के बीच आ रहे। यदि मान 0 से 2π के बीच आ रहा है तो वो मुख्य हल होगा, और यदि मान 0 से छोटा या 2π से बड़ा आ रहा है तो वो मुख्य हल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं दूसरे
रूप पर जटिल त्रिकोणमितीय समीकरणों के, जो कि है द्विघात रूप। ये जो a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c रूप जो है, इस पर मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। दोनों के मैं क्वेश्चंस डाल दूंगा और उनके आंसर भी मैं डाल दूंगा। तो अब हम चलते हैं दूसरे रूप पर, जो कि है द्विघात रूप। सबसे पहले तो समझते हैं द्विघात रूप क्या होता है। कोई भी समीकरण जो यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जी रूप में है, जहां पर एक्स बराबर कोई त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन होना चाहिए। भाई द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि इस रूप में कोई समीकरण हमारे पास होती है, जाहिर सी बात है त्रिकोणमितीय समीकरण अपन पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमितीय फलन तो होना ही चाहिए। तो अक्स यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन है और इस तरह की यदि समीकरण आती है तो हमें यह पहचानना है कि ये जो समीकरण है वो एक जटिल त्रिकोणमितीय समीकरण है। और कौन सी जटिल त्रिकोणमितीय समीकरण है? द्विघात रूप वाली जटिल त्रिकोणमितीय समीकरण है। अब इस तरह की समीकरणों को हल करने का भी एक निश्चित पैटर्न होता है। दो एग्जाम्पल अपन इसमें भी लेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहां पर और उसे हल कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। उसी तरीके से फिर एक और एग्जाम्पल लेंगे और उसे भी हल करेंगे। उसे आप लिख सकते हो यहां पर द्विघात रूप वाली समीकरणों को पहचानने के लिए कोई भी समीकरण जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो रूप में होती हैं, जहां अक्स कोई त्रिकोणमितीय फलन है, तो वो द्विघात रूप में जटिल त्रिकोणमितीय समीकरण होगी। भाई कोई भी समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी रूप में है तो वो द्विघात रूप तो है ही, और त्रिकोणमितीय समीकरण अपन पढ़ रहे हैं तो यहां पर जो अक्स होगा वेरिएबल वो एक त्रिकोणमितीय फलन होगा। अब इसका एग्जाम्पल अपन लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है इसका दो कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये समीकरण है, इसे हमें हल करना है। हमें क्या करना है, एक्स के वे मान निकालने हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। मुख्य हल भी हमें निकालना है और व्यापक हल भी हमें निकालना है। अब किस तरीके से इस तरह की समीकरणों को हल किया जाता है समझते हैं। यहां पर सबसे पहले तो हमें पहचानना है कि क्या ये एक द्विघात रूप वाली समीकरण है। तो यहां पर आप इसकी तुलना इस फॉर्मेट से करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। प्लस और माइनस में अंतर हो सकता है, यहां पर आपको केवल ये देखना है कि यहां पर जो टर्म आ रही है उसकी दो घात है और यहां पर एक घात है। तो ये एक द्विघात रूप समीकरण है। और अब इसको किस तरीके से हल किया जाता है करते हैं यहां पर। तो समीकरण है हमारे पास दो कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो।
यहां पर तो हमारे पास दोनों जो त्रिकोणमितीय फलन हैं वो सेम है, कोस स्क्वायर एक्स है, कोस एक्स है, मतलब यहां पर भी कोस एक्स है और कोस एक्स है। यदि त्रिकोणमितीय समीकरण सेम नहीं आते हैं तो कोशिश करनी है कि उनको सेम बनाया जाए। यहां पर यदि साइन स्क्वायर एक्स आ जाता, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स यदि आ जाता तो इस साइन स्क्वायर एक्स को या तो आपको कोस एक्स के टर्म्स में लाना है, या फिर यहां पर जो आता है उसे यहां पर जो है उसके टर्म्स में लाना है। साइन स्क्वायर एक्स को आप किस तरीके से ला सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। यहां से आप साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स करके यहां पर आप साइन स्क्वायर एक्स का मान रख सकते हो, और ऐसा करने पर आपको दोनों त्रिकोणमितीय फलन जो है वो सेम मिल जाएंगे। यहां पर तो दोनों सेम ही थे तो हमें करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप इसमें क्या है वो समझ लेते हैं। यहां पर अब हमें ये जो समीकरण हमारे पास आ चुकी है इसको इसके गुणनखंड करने, और किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस ये जो बीच वाला पद होता है इसके हमें गुणनखंड करने होते हैं। हमें क्या करना है, यहां पर इसको इस रूप में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो माइनस का 2 आए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 1 आए। किस तरीके से, 2 कोसक्स प्लस कोसक्स -1 इज इक्वल टू 0। इसके गुणांकों को हमें, भाई ये जो दो पद आए हैं हमारे पास, इसके गुणांकों को गुणा करने पर तो माइनस का 1 आए, भाई यहां पर -1 है तो माइनस का 1 आए। इसको तोड़ेंगे बीच वाले पद को, तो तोड़ने पर जो जो पद बनेंगे उनके गुणांकों को गुणा करने पर -1 आना चाहिए, सॉरी -2 आना चाहिए। इससे आपको गुणा करना पड़ेगा। यहां पर मैं इसे समझा देता हूं, चलो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पर आपको बीच वाले पद को तोड़ना होता है 2 भागों में, और किस तरीके से तोड़ना होता है कि इस पद के गुणांकों को गुणा करने पर AC आ जाए और जोड़ने या घटाने पर B आ जाए। अब इसे इसी एग्जांपल से तुलना करके समझते हैं। मैंने यहां पर क्या किया, इसको इस तरीके से हम 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर तो AC आ जाए। यहां पर चिन्ह भी आपको रखना है, दोनों पॉजिटिव थे तो यहां पर तो पॉजिटिव ही आया है। तो यहां पर मैंने कोस माइनस का जो कोसक्स है उसको तोड़ दिया 2 भागों में, माइनस का 2 कोसक्स प्लस कोसक्स। इसे यदि आप हल करते हो, माइनस का 2 कोसक्स प्लस कोसक्स, माइनस का 1 कोसक्स बचेगा जो कि ऊपर वाला है। तो यहां पर अपन ने क्या किया, -2 और 1 को जब आप गुणा करोगे माइनस का 2 मिलेगा, और ऐसा ही करना था क्योंकि हम चाहते थे कि माइनस का 2 बने गुणा करने पर, क्योंकि 2 को 1 से गुणा करो माइनस का 1 से, माइनस का 2 आता है AC। और दूसरा, दोनों को जोड़े यदि हम तो ये ऊपर वाला पद बन जाना चाहिए, सीधी सी बात ये है। तो अब अपन आगे चलते हैं। अब जो कॉमन आ रहा है उसे आप कॉमन लोगे यहां से, तो यहां पर तो 2 कोसक्स आ रहे हैं, कोसक्स -1 प्लस 1 कोसक्स -1, और यहां से कोसक्स -1 कॉमन आएगा और ये बन जाएगा 2 कोसक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से या तो कोसक्स -1 इज इक्वल टू 0, और ऐसा करने पर कोसक्स बराबर 1। दूसरा क्या हो सकता है, यहां पर इस समीकरण का हल 2 कोसक्स प्लस 1 बराबर 0 हो सकता है। भाई दोनों पदों में से कोई भी एक पद यदि 0 होगा तो ये जो समीकरण है इसका राइट हैंड पार्ट और लेफ्ट हैंड पार्ट दोनों बराबर होंगे। तो ये यदि 0 होता है, कोसक्स -1 यदि 0 होता है तो हमें कोसक्स बराबर 1 मिलेगा, और ये यदि 0 होता है 2 कोसक्स प्लस 1,
तो यहां पर हमें 2 कोसेक्स बराबर माइनस का 1 और कोसेक्स बराबर माइनस का 1/2 मिलेगा। कोसेक्स वाली समीकरणों को हल करना अपन ने सीखा है। जो सरल समीकरण होती हैं कोसेक्स बराबर कोस थीटा, इसमें अक्स का क्या मान होता है इसके लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। और क्या था वो फॉर्मूला? अक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। तो यहां पर भी हम दोनों ही जगह इसी फॉर्मूले से आगे बढ़ेंगे। दो उत्तर आएंगे इसके, वो दोनों सही होंगे। कौन कौन से मुख्य हल होंगे व्यापक हल के लिए, वो दोनों फॉर्मूले सही है। और मुख्य हल कौन कौन से होंगे, दोनों फॉर्मूलों में हम n का मान रख करके देखेंगे, और जो भी मान 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में आएगा वो मुख्य हल होगा। तो सबसे पहले अपन व्यापक हल निकाल लेते हैं। यहां पर वो फॉर्मूला आप यहां पर लिख देना। तो यहां से तो अक्स बराबर 2n पाई, सबसे पहले अपन थीटा का मान तो यहां पर निकाल ले। कोस अक्स में या फिर कहे कोस अक्स का मान एक कब होता है? 0 डिग्री पर। तो कोस अक्स बराबर कोस 0 डिग्री। तो यहां से आपको थीटा का मान मिल चुका है 0। अब आप मान रखोगे, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहां पर। हम जानते हैं कोस एक्स बराबर कोस थीटा, तो अक्स बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस थीटा। अतः ऐसा होता है, इसलिए इस समीकरण से हम लिख रहे हैं अक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा का मान 0 है। आप 0 रखोगे तो यहां से तो आपको अक्स बराबर 2n पाई मिल जाएगा एक। दूसरा यहां पर भी आप लिखोगे, सबसे पहले तो माइनस का 1/2 जो है वो कोस में किस कोण का मान होता है, तो उस कोण को आप पता करोगे। -1/2 आप जानते हो पहले और चौथे चतुर्थांश में तो पॉजिटिव होता है कोस, दूसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है। तो दूसरे चतुर्थांश का ही कोण ले लेते हैं, क्योंकि 0 से लेकर के 2 पाई तक हमें मुख्य हल निकालने होते हैं। तो कोशिश करेंगे कि इन्हीं के बीच का कोई कोण ले। और इसमें अपन जानते हैं भाई कोस एक्स बराबर कोस 180 माइनस 1/2 होता है कोस का मान 60 डिग्री का। तो रखोगे आप यहां पर 60 डिग्री, और यहां से आप कोस एक्स बराबर कोस 120 डिग्री, और 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, रेडियन में आप बनाना चाहो तो हम जानते हैं कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यहां से यदि डिग्री को रेडियन में बनाना हो तो 1 डिग्री जो है वो पाई बटे 180 रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री का मान यहां पर आप रखोगे तो 120 इंटू पाई बटे 180, और ये जो आएगा वो रेडियन में बन जाएगा। यदि आपको ये नहीं पता है तो पहला ही लेक्चर मैंने इसी चीज का लिया था, डिग्री और रेडियन कोण को समझाया था। यहां से आप काट सकते हो 2 से, ये 2 बार सॉरी 6 से, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो 2 पाई बटे 3 रेडियन में ये लिख सकते हैं। तो यहां से कोस एक्स बराबर कोस 2 पाई बटे 3। अब इसी फॉर्मूले को अपन काम में लेंगे। थीटा का मान हमारे पास 2 पाई बटे 3 आ चुका है, रख देंगे। तो यहां से आप ये फॉर्मूला अपन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हम जानते हैं कोस एक्स बराबर कोस थीटा, और फिर आप ये फॉर्मूला लिखोगे और फिर यहीं से आप चलोगे। अतः एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो ये जो दो फॉर्मूले आपके पास आए हैं ये दोनों व्यापक हल हैं।
इस वाली समीकरण के लिए। अब मुख्य हल आप किस तरीके से निकाल सकते हो, एन का मान आप रखते जाओगे और जो भी कोण 0 से लेकर के 2 पाई के बीच आएंगे वो मुख्य हल होंगे। तो रख करके देख लेते हैं। मुख्य हल, एन का मान रखो आप 0 रखो। दो समीकरण है तो दोनों में अपन रख देते हैं। पहली समीकरण x बराबर 2n पाई, समीकरण ही लिख देता हूं मैं एक बार तो पूरी, 2n पाई, एन का मान अब 0 रखो, 2 0 पाई, तो ये 0 हो जाएगा। और अपन जानते हैं 0 और 2 पाई के बीच यदि कोई कोण आ रहा है तो वो मुख्य हल होगा। तो ये मुख्य हल होगा एक तो। दूसरा, इस वाली समीकरण में आप रखोगे 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3, रखो एन का मान 0। जब आप रखोगे तो ये 0 प्लस माइनस 2 पाई/3 होगा। तो यहां से आपको दो हल मिलेंगे, एक तो 2 पाई/3 प्लस का, एक माइनस का 2 पाई/3। हम जानते हैं माइनस में तो कोण हो नहीं सकता मुख्य हल के लिए, तो ये तो नहीं होगा। और इस वाले कोण को आप देखोगे कि क्या ये 0 से लेकर के 2 पाई के बीच है, तो 2 पाई/3 0 से लेकर के 2 पाई के बीच है। अभी अपन ने देखा था 2 पाई/3 जो है वो 120 डिग्री है, तो ये 0 से लेकर के 2 पाई के बीच है। अब आप रखोगे n बराबर 1, n बराबर 1 रखोगे और x बराबर 2। इस वाली समीकरण में अपन लिख रहे हैं n का मान 2 रखोगे, सॉरी 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 × पाई, तो यहां से ये आ जाएगा 2 पाई, और 2 पाई एक हल होगा मुख्य हल। इसी तरीके से आप दूसरी समीकरण में रखोगे n का मान 2 पाई/3, तो ये आ जाएगा 4 पाई प्लस माइनस 2 पाई/3। यहां से फिर से आपको दो हल मिलेंगे, 4 पाई प्लस 2 पाई/3 और 4 पाई माइनस 2 पाई/3। 4 पाई प्लस 2 पाई/3 तो मुख्य हल हो नहीं सकता भाई, 4 पाई पहले ही 2 पाई से बड़ा है और उसमें भी कुछ ऐड हो रहा है, तो ये तो 2 पाई से ज्यादा आएगा, तो मुख्य हल हो नहीं सकता। 4 पाई माइनस 2 पाई/3, इसे आप हल करोगे, यहां पर n का मान अपन ने 1 लिया है और यहां पर अपन ने गलती कर दी, 2 रख दिया, 1 रखना होगा हमें, तो ये बनेगा 2 पाई। तो यहां पर भी आपको 2 पाई रखना होगा और यहां पर भी आपको 2 पाई। तो फिर भी ये तो नहीं होगा एक मुख्य हल, 2 पाई और 2 पाई में कुछ ऐड हो रहा है, तो 2 पाई से ज्यादा आएगा मान, और हम जानते हैं 0 से लेकर के 2 पाई तक ही कोई मान होता है मुख्य हल में। इसे यदि आप करोगे तो ये 6 पाई माइनस 2 पाई 4 पाई/3 बनेगा। 3 दूनी 6, 6 पाई माइनस 2 पाई 4 पाई और नीचे 3, और 4 पाई/3 ये मुख्य हल होगा, क्योंकि 2 पाई से छोटा आएगा मान। यदि आप 4 पाई में 3 का भाग दोगे, तो 4 में यदि 3 का भाग दोगे तो 1.333 करके कुछ आएगा, और ये पाई, और ये हम जानते हैं 2 पाई से छोटा है, तो एक मुख्य हल होगा। तो दो मुख्य हल हमारे पास आ चुके, 3, एक 0, 2 पाई/3 और एक है 4 पाई/3। इसी तरीके से आप n का मान एक बार 2 रख के देख लो। पहली समीकरण में आप रखोगे 2 ये 4 पाई, ये मुख्य हल नहीं होगा, 2 पाई से ज्यादा है। और दूसरी समीकरण में आप रखोगे 2 पाई प्लस माइनस 2 पाई/3, तो यहां से आपको मिलेगा 4 पाई प्लस माइनस 2 पाई/3। दो हल मिल जाएंगे आपको यहां से।
4 पाई प्लस 2 पाई बटे 3 और 4 पाई माइनस 2 पाई बटे 3। 4 पाई में कुछ ऐड हो रहा है, 2 पाई से ज़्यादा है, नहीं होगा। ये 4 थी 12 माइनस 2 10 पाई बटे 3। 10 में 3 का यदि आप भाग दोगे तो 3.333 कुछ आएगा, और 3.333 पाई जो है वो 2 पाई से बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से यदि आप 3 रखोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि 2 पर ही नहीं आ रहा तो 3 पर भी नहीं आएगा। अब एक बार आप n बराबर -1 रख करके देख लो। पहले वाले में तो आप रखोगे नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा मान ही, -1 पाई और माइनस का 2 पाई आएगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें यदि आप रखोगे तो ये हो जाएगा 2, n की जगह -1 पाई प्लस माइनस 2 पाई बटे 3। और इसे आप करोगे तो ये बनेगा माइनस का 2 पाई प्लस माइनस 2 पाई बटे 3। फिर से यहां से दो समीकरण बनेंगे, तो माइनस का 2 पाई माइनस 2 पाई बटे 3, प्लस वाले को ले लेते हैं ऊपर, और नीचे -2 पाई माइनस 2 पाई बटे 3। नीचे वाला तो हो नहीं सकता, दोनों माइनस में है, तो माइनस में आएगा कोई मान, तो ये तो होगा नहीं। ऊपर वाले को यदि आप हल करोगे तो माइनस का 2 पाई प्लस 2 पाई बटे 3, ये भी माइनस में ही आएगा कोई मान, तो ये भी नहीं हो सकता भाई। माइनस का 2 पाई प्लस 2 पाई बटे 3, ये वाली जो टर्म है इस वाली टर्म से छोटी है, तो जो मान आएगा वो माइनस में ही आएगा। तो अब तो कोई और उत्तर आ नहीं सकता। n का मान यदि आप -2 भी रखोगे तो भी नहीं आएगा। मुख्य हल में केवल हमारे पास एक हल होगा 0, एक हल होगा 2π/3, एक हल होगा 4π/3। तो 3 हल यहां पर भी हमारे पास आए हैं। तो यहां पर आप लिख दोगे जो मुख्य हल होंगे वो होंगे 0, 2π/3 और एक है 4π/3। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप मुख्य हल और व्यापक हल पता कर सकते हो। और क्या तरीका है इस समीकरण को हल करने का वो मैंने यहां पर आपको समझाया। एक और एग्जाम्पल है, उसे भी अपन लेते हैं ताकि और बेहतर ढंग से हम चीजें समझ आए हमें। और ये जो दो रूप मैंने लिखवाए हैं वो फिजिक्स में काम आएंगे। जब क्लास 11th के चैप्टर अपन पढ़ेंगे एसएचएम और तरंगे, तो वहां पर ये चीजें काम आएगी। तो कोई ये ना सोचे कि ये कोई एक्स्ट्रा चीजें हैं यहाँ पर, ऐसा सोच करके छोड़ दें इन टॉपिक्स को, ऐसा ना करें। और त्रिकोणमिति जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। एक दो लेक्चर और लेंगे अपन, जो भी त्रिकोणमितीय फलन बचे हुए हैं उनके ग्राफ अपन लिखेंगे। भाई 6 त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे अपन ने, साइन और कोस का ग्राफ हमें काम आता है, लेकिन अपन पूरे 6 त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ अपन लिखेंगे वहां पर। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अभी तो फिलहाल। इसमें दूसरा एग्जाम्पल है 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोस एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो कोई भी समीकरण आती है हमें क्या करना होता है, हमें पहचानना होता है कि समीकरण किस तरह की है। यहां पर ये द्विघात समीकरण है। अब हमें क्या करना होता है, यदि द्विघात समीकरणों में दोनों त्रिकोणमितीय फलन अलग अलग हैं तो कोशिश करनी है कि दोनों को एक ही रूप में बनाया जाए। अच्छा, यहाँ पर तीसरा पद नहीं है, इसे जब आप हल करोगे तो वो तीसरा पद निकल करके आ जाएगा। देखते हैं, मैं साइन स्क्वायर एक्स को कोस के पदों में ला सकता हूं। किस तरीके से? अपन जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स जो है वो 1 होता है। यहां से आप साइन स्क्वायर एक्स निकाल सकते हो,
1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स रखो आप यहां पर। 2 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोस एक्स इज इक्वल टू 0। दो से गुणा कर दो, 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोस एक्स इज इक्वल टू 0। जो स्टैंडर्ड रूप है द्विघात समीकरण का, उस रूप में आप इसे लिखोगे प्लस 3 कोस एक्स प्लस 2 बराबर 0। माइनस से गुणा कर दो पूरी समीकरण में, ताकि ये वाला जो पद है वो हमें पॉजिटिव मिल जाए। 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 कोस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस बीच वाले पद को तोड़ना है दो भागों में, और इस तरीके से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर तो ये बीच वाला पद बन जाए, बाकी जो दो पद बनेंगे उनके गुणांकों को गुणा करने पर ये 2 इंटू माइनस 2 माइनस का 4 बने। तो दो पद हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, देखते हैं। माइनस का 4 कोसेक्स और प्लस कोसेक्स में यदि हम इसे तोड़े तो दोनों को जोड़ने पर तो माइनस का 3 कोसेक्स आएगा, और दोनों के गुणांकों को यदि गुणा करें, चिन्ह के साथ करना है, माइनस 4 है और प्लस का 1, माइनस 4 इंटू प्लस 1 माइनस का 4 बनेगा, तो सही है। और यहां से आप 2 कोसेक्स कॉमन ले लोगे, 2 कोसेक्स, तो यहां पर तो कोसेक्स बच जाएगा, और यहां पर माइनस का 2 प्लस 1 कोसेक्स माइनस 2। यहां पर जो टर्म्स आती है वो दोनों में समान आती है, ये आपको ध्यान रखना है, इसी तरीके से कॉमन लेना है। अब कोसेक्स माइनस 2 को कॉमन ले लो, कोसेक्स माइनस 2, तो यहां से तो ये 2 कोसेक्स बच जाएगा, और यहां से ये प्लस 1 0। यहां से या तो कोसेक्स माइनस 2 बराबर 0 हो सकता है, कोस एक्स माइनस 2 बराबर 0, और या फिर हो सकता है 2 कोस एक्स प्लस 1 बराबर 0। 2 कोस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। यहां से तो कोस एक्स बराबर 2 आ जाएगा, और हम जानते हैं कोस एक्स का मान माइनस 1 से प्लस 1 के बीच होता है, माइनस 1 से छोटा नहीं हो सकता और प्लस 1 से बड़ा नहीं हो सकता। आप किसी भी कोण के लिए देख लेना, जब अपन ने लिखा भी था, जो एसटीसी रूल पढ़ा था, उसके बाद कई सारे कोण लिए थे, वहां पर आप और कोण लेकर के देख सकते हो। कोस एक्स का जो मान है वो माइनस 1 से प्लस 1 के बीच होता है, साइन एक्स का भी मान माइनस 1 से प्लस 1 के बीच होता है, और ये मैं बताने भी वाला हूं जब ग्राफ अपन पढ़ेंगे एक दो लेक्चर में अगले में, तो वहां पर भी ये चीज मैं बताऊंगा आपको कि कोस एक्स का जो मान है वो माइनस 1 और प्लस 1 के बीच होता है, या माइनस 1 से लेकर के प्लस 1 तक होता है, प्लस 1 से ज्यादा या माइनस 1 से कम नहीं हो सकता। तो ये तो एक हल नहीं होगा, तो यहां पर आप लिखोगे असंभव, क्योंकि कोसेक्स का मान माइनस 1 से या माइनस 1 व प्लस 1 के बीच होता है। बीच होता है, और माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस 1 भी हो सकता है, लेकिन माइनस 1 से कम और प्लस 1 से ज्यादा नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे जब अपन हल करेंगे तो ये बनेगा 2 कोसेक्स बराबर 1 को आप इधर भेजोगे तो माइनस का 1, और ये कोसेक्स बराबर माइनस का 1 बटा 2, और इसके लिए आपने अभी देखा ही था माइनस 1 बटा 2, कोस इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है, तो इसमें कोण ले लेंगे अपन कोसेक्स, और माइनस 1 बटा 2, तो कोस तो लेंगे ही, और इस वाले चतुर्थांश का कोई कोण लेना है, और किस तरीके से लेना है,
180 माइनस 60 डिग्री। भाई कोस 60 डिग्री का मान जो है वो 1/2 होता है, और ये वाला जो पद है या फिर कहिए ये कोण दूसरे चतुर्थांश का है, और दूसरे चतुर्थांश में कोस नेगेटिव होता है। भाई हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, इसे त्रिकोणमितीय फलन के रूप में लिखना है इस पद को। तो त्रिकोणमितीय फलन के रूप में अपन ने लिख दिया। यदि इसे आप हल करोगे तो आप यहां पर पूछोगे किस तरीके से, कोस 180 माइनस 60, इसको हल करना मैंने आपको सिखाया है। 180 पर त्रिकोणमितीय फलन नो चेंज, कोस है कोस ही आएगा। ये कोण जो आगे लिखा हुआ है कोण आएगा 60 डिग्री। अब कोस यहां पर कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है, 180 माइनस 60 मतलब 120, और 120 कौन से चतुर्थांश का कोण है, दूसरे चतुर्थांश का कोण है। दूसरे चतुर्थांश में कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का चिन्ह लगेगा यहां पर, आप मान रखो यहां पर माइनस का चिन्ह एज इट इज, और कोस 60 का मान 1/2। तो यहां से आप यहीं पहुंचोगे। तो -1/2 को क्या मैं कोस 180 माइनस 60 डिग्री नहीं लिख सकता क्या, वही तो मैंने यहां पर लिखा है -1/2 को कोस 180 माइनस 60 डिग्री। तो ऐसा अपन कर सकते हैं, ये चीजें प्रैक्टिस से आएगी आपको। एसटीसी रूल मैंने वहां पर विस्तार से पढ़ा रखा है, वो आपको आना चाहिए। तो यहां से हमें मिल जाएगा कोस अक्स बराबर कोस 120 डिग्री, और 120 डिग्री को आप यदि रेडियन में लिखना चाहो, क्योंकि रेडियन में अपन ने फॉर्मूलों को लिख रखा है, जो 3 फॉर्मूले अपन ने लिखे थे, तो इस कोण को भी रेडियन के रूप में हमें लिखना है, कोस 2π/3। तो यहां से थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा 2π/3। और कोस में अपन फॉर्मूला जानते हैं, लिख देता हूं पूरा फॉर्मूला यहां पर। ये वाला मामला तो खत्म हो ही गया, इसके नीचे आपको लिखना है जो मैं लिखा रहा हूं यहां से। यदि कोस अक्स बराबर कोस थीटा, तो अक्स का क्या क्या मान हो सकता है, 2n पाई प्लस माइनस थीटा, और यहां पर आप रखोगे, इसलिए अब इस वाले समीकरण से बात करनी है। कोस अक्स है तो केवल अक्स लिखोगे, अक्स प्लस या माइनस कुछ टर्म्स और आती तो उस पूरी टर्म्स को यहां पर आप लिखते। तो अक्स बराबर 2n पाई एज इट इज, और थीटा का मान आप यहां से रख दोगे 2π/3। तो ये आपके पास आ जाएगा व्यापक हल। तो इस वाली समीकरण के लिए जो व्यापक हल होगा वो ये होगा। अब यदि आपसे इस समीकरण में मुख्य हल भी पूछे जाते तो आपको n का मान रखना होगा। n का मान रखने पर जो भी मान अक्स के 0 से लेकर के 2π के बीच आएंगे वो मुख्य हल होंगे। तो इस तरीके से दो समीकरणें थी, जटिल त्रिकोणमितीय समीकरणें, जो हमारे काम आएगी। उनको आज अपन ने पढ़ा है, समझा है किस तरीके से हल किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बाकी अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे जहां पर त्रिकोणमितीय समीकरणों के या फिर कहिए त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ हम लिखेंगे, समझेंगे किस तरीके से हम उन्हें बना सकते हैं। तो आज के लिए तो फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।